हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे सेकंड सेमेस्टर का कवर कर रहे थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस पूरा हम लोग कवर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आज का जो सीरीज होने वाला है ना, वो हम लोग एमसीक्यू तो करेंगे ही, लेकिन आज का जो एमसीक्यू है ना, वो चैप्टर वाइज पे बेस्ड करेंगे। तो चैप्टर वाइज यानी अभी हम लोग का यूनिट 1 से संबंधित जितने भी रहेगा सारे यूनिट 1 से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। और लेकिन उसी के बीच बीच में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस से भी रूबरू करवाते हुए चलेंगे, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताते चलेंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम। जब प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करवाएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ, आज हम प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो सब्जेक्टिव रहेगी वो जो आपके एग्जाम में आने का संभावना ज़्यादा है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 21 हो जाएगी इसका पूरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। अब सब्जेक्टिव कवर पूरा करवा देंगे, जो भी प्रीवियस ईयर का जितने भी जैसे एमसीक्यू कवर करवाएं उसी तरह से पूरा एक करके डिटेल से सब्जेक्टिव करवा देंगे। तो आज हम लोग का सेशन नंबर 21 है। इसमें रेगुलर वाले लोग और कैरी वाले लोग सभी लोग देख सकते हैं इस सेशन को। अगर आपका रेगुलर है तो पढ़ना जरूरी है, अगर आपका कैरी पेपर है तो आपको तो मजबूरी है पढ़ना, नहीं पढ़िएगा तो फिर कैरी लगेगा तो फिर और परेशानी होगी, इसीलिए पढ़ते चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल, जो एक H2 स्टडी का ही पार्ट्स है। यहाँ पे हम लोग इस सेमेस्टर से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ, सिलेबस, डिटेल, लेक्चर, वीडियोज, एग्जाम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सारा चीज हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आज का जो क्वेश्चंस का जो सीरीज है ना, इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा ना जो पहले हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि पहले वाला जितना भी था सब प्रीवियस ईयर का कवर करवाए थे, और अब चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज अगर आप कवर कर लीजिए या प्रीवियस ईयर का कवर कर लीजिए, दोनों जरूरी है आपके लिए, आइडिया पूरा लग जाएगा। जैसे भी चैप्टर वाइज करेंगे तो यहीं से देखिएगा, यहीं से प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ था, तो दोनों आपके लिए जरूरी है। प्रीवियस ईयर कवर करनी है तो ये भी आप जरूर कवर कर लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज नॉट यूज टू सेट द ड्राइंग शीट ऑन टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को सेट करने के लिए जनरली कौन सा टूल्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ड्राइंग क्लिप का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग पिन का भी इस्तेमाल करते हैं, एडहेसिव टेप का भी इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पहले भी डिस्कशन किए थे और आज फिर क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग का डिवाइडर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग पेपर को सेट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड फॉर ड्राइंग कर्व विच कैन नॉट बी ड्रॉ बाय कंपास, मतलब एक ऐसा डिवाइस का नाम हमसे पूछ रहा है जिसके मदद से ड्राइंग कर्व हम लोग तैयार करते हैं, और वो जो ड्राइंग कर्व है ना कंपास के मदद से नहीं बन सकता है, उस प्रकार के डिवाइस का नाम पूछ रहा है। तो उस प्रकार के डिवाइस का बो कंपास, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व से अलग अलग टाइप का कर्व उसमें बना हुआ रहता है। वो एक ऐसा कर्व होता है जिस कर्व को बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का ही जरूरत पड़ेगा, कंपास के मदद से वो हम लोग कर्व नहीं बना सकते, इसीलिए फ्रेंच कर्व जरूरी है। नेक्स्ट, एज पर BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड इज डिनोटेड बाय, स्मॉलेस्ट साइज की बात कर रहा है, समझे। तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, तो देखिए यहाँ से A1 से स्टार्ट है। अच्छा, ड्राइंग बोर्ड की बात कर रहा है ना, तो ड्राइंग बोर्ड में हम लोग A1 ये जो रहता है A1 A4 ये तो ड्राइंग पेपर हो जाती है, और ड्राइंग बोर्ड की बात किया जाए तो ये B1 और B4, यानी B1 जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा 1 2 3 4 वैसे वैसे उसका साइज छोट होते जाता है। तो स्मॉलेस्ट साइज की बात कर रहा है तो B1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, B4 करेक्ट। तो जिनका जिनका भी डी आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट, द एंगल विच वी कैन नॉट मेक यूजिंग ए सिंगल सेट स्क्वायर, सिंगल सेट स्क्वायर की मदद से कौन सा एंगल हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो 75 डिग्री पॉसिबल नहीं है सिंगल सेट स्क्वायर से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Which of the following instrument can be used to draw accurate perpendicular lines, parallel lines and angular line, यानी एक्यूरेट आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, पैरेलल लाइन खींचना है, एंगुलर लाइन खींचना है, तो उसके लिए जनरली हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का मदद करेंगे, तो सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट
मिनी ड्राफ्टर है, मिनी ड्राफ्टर की मदद से पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, एंगुलर लाइन, जो भी लाइन खींचना चाहते हैं बहुत अच्छे से और आसानी से खींचा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको ना एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाते हैं, ये आपको एग्जाम में थ्योरेटिकल में पूछा जा सकता है। तो देखिए आज का जो थ्योरेटिकल है ना कि डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड, यानी प्रिज्म और पिरामिड के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। अब प्रिज्म और पिरामिड के बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है, सो देखिए। तो प्रिज्म किसको बोलते हैं, ए प्रिज्म इन 3D पोलियोहेड्रॉन शेप हैविंग 2 बेसेस, यानी प्रिज्म 3D शेप में रहेगा और उसका जो बेस रहेगा 2 बेस रहता है। जबकि पिरामिड में, ये पिरामिड इज 3D पोलियोहेड्रन शेप, ये भी पोलियोहेड्रन शेप 3D का रहता है। हैविंग, इसमें सिंगल बेस देखने को मिलेगा, जो बेस होता है ना आधार, सिंगल देखने को मिलता है किसमें, पिरामिड में। प्रिज्म में ध्यान रखिएगा 2 बेस, यानी 2 बेस देखने को मिलेगा प्रिज्म में, और पिरामिड में सिंगल बेस। इट्स साइड आर रेक्टेंगुलर इन शेप, देखिए प्रिज्म का जो साइज है ना वो हमेशा उसका रेक्टेंगुलर देखने को मिलेगा। जैसे देखिए ये आपके पास ना, ये देखिए ये एक प्रिज्म है, ये वाला प्रिज्म शेप का है, तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसमें आप प्रिज्म शेप में देख सकते हैं सबका रेक्टेंगुलर शेप है। ये बेस देखिएगा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ये प्रिज्म है। ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ट्रेपेजोइडल, हेप्टागोनल, पेंटागोनल, रेक्टेंगुलर, ये सब क्या है, प्रिज्म। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ट्रायंगल का कैगो फेस होता है, स्क्वायर का कैगो फेस, हेक्सागोनल का कैगो फेस, कैगो साइड, कैगो एज, कैगो वर्टेक्स, ये सारा का सारा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक का आपको नाम याद रखें और उसका पॉइंट याद रखिएगा। और इट्स साइड आर ट्रायंगुलर इन शेप, जबकि पिरामिड का जो साइड होता है ना देखिए ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा। ये देखिए टाइप ऑफ पिरामिड है ट्रायंगुलर का, देखिए ये सब जितने भी साइड है सब देखिएगा ट्रायंगल देखने को मिल रहा है ना, ट्रायंगुलर साइड। जबकि इसका जो प्रिज्म का जो साइड होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। इट्स डज नॉट हैज एन एपेक्स, इसका देखिएगा प्रिज्म का ना कोई एपेक्स यानी शीर्ष नहीं होता है, जबकि इट हैज एपेक्स, यानी पिरामिड का देखिएगा ऊपर में एपेक्स रहती है सबका शीर्ष, ठीक है। फिर साइड्स ऑफ प्रिज्म आर परपेंडिकुलर टू द बेस, यानी जो भी प्रिज्म का जो साइड होता है ना, प्रिज्म का जो साइड होता है ना वो बेस पे देखिए परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ से देखिएगा प्रिज्म का साइड, ये देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, 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 सब परपेंडिकुलर होता है इसमें। और साइड्स ऑफ पिरामिड्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द बेस, इसमें देखिएगा इसमें इंक्लाइंड रहता है। जितने भी साइड्स है ना इसका देखिए सब ये साइड इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, बेस के साथ इंक्लाइंड है, देखिए तिरछा है, तिरछा है। ये जरूर डिफरेंस याद रखिएगा। इट्स साइड आर नॉट ऑलवेज ज्वाइंट एट ए पॉइंट, यानी प्रिज्म का जो साइड है ना वो हमेशा पॉइंट पे ही ज्वाइंट नहीं होता है, लेकिन इट्स साइड आर ज्वाइंट टुगेदर एट ए पॉइंट। लेकिन पिरामिड का सब जितने भी साइड है ना देखिए एगो पॉइंट पर आकर ज्वाइंट कर, यहाँ से चला एगो पॉइंट, एगो पॉइंट, एगो पॉइंट, सब एगो पॉइंट पे आके क्या है, ज्वाइंट है, ठीक है। सब एगो पॉइंट पे आके ज्वाइंट है, लेकिन इसका देखिए तो सब अलग अलग पॉइंट पे है, अलग अलग पॉइंट पे, एगो पॉइंट पे नहीं है। तो ये डिफरेंस है प्रिज्म और पिरामिड में, ठीक है। इट हैज 2 बेस, इसका जो प्रिज्म होता है ना, सॉरी प्रिज्म इधर है, प्रिज्म जो है ना प्रिज्म का 2 बेस देखने को मिलेगा, प्रिज्म का 2 बेस होता है। जबकि पिरामिड का क्या होता है, ओनली 1 बेस होता है, ठीक है। इट डील्स विथ ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल फील्ड, ये प्रिज्म जो है ना ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल फील्ड, इसमें जियोमेट्रिकल फील्ड है ये सब। और इट डील्स विद जियोमेट्रिकल फील्ड ओनली, यानी इसमें केवल और केवल जियोमेट्रिकल फील्ड रहेगी पिरामिड में, जबकि प्रिज्म में जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल फील्ड दोनों रहता है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है ना, देखिए सब पिरामिड का नाम है। पिरामिड में देखिएगा ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड। प्रत्येक का देखिए हेक्सागोनल का 7 गो फेस, 7 गो वर्टेक्सेस, 12 गो एज। ये एमसीक्यू में पूछता है आपसे, पेंटागोनल 6 फेस, 6 वर्टेक्सेस, 10 एज। आपसे ये भी पूछेगा कि पेंटागोनल क्या है, प्रिज्म है या फिर पिरामिड है, तो पेंटागोनल एक पिरामिड कहलाता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, देखिए 5 फेस, 5 वर्टेक्सेस, 8 एज। स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। उसी तरह से देखिएगा इधर प्रिज्म में देख लीजिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, देखिए ये सब स्क्वायर है, हेक्सागोनल प्रिज्म
ऑक्टल प्रिज्म, ट्रेपेजोइडल प्रिज्म, हेप्टागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। और प्रत्येक का नाम और प्रत्येक में कितना कितना फेस है, कितना एज है, कितना वर्टेक्स है, कितना एंगल है, कितना एज है, सारा का सारा आपको याद रखना होगा। सब का सब कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा एक करके नाम, ठीक है ना। ये बहुत काम का है आपके लिए, तो इसको जरूर दिमाग में रखिएगा आप लोग। हो गया, तो डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड हो गया। इसके बाद हैचिंग वर्क इज डन बाय स्पेस पेंसिल, मतलब हैचिंग वर्क मेरे को करना है। हैचिंग वर्क किस तरह का दिखेगा आपको दिखाएं। हैचिंग वर्क देखिए, ये जो यहाँ पे ये शुभम सर लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये जो लाइनिंग खींचा हुआ है ना, ये हैचिंग वर्क है, यानी हैचिंग लाइन से ये हैचिंग वर्क है। तो यही हैचिंग वर्क कौन सा लाइन से खींचा जाता है, कौन सा पेंसिल से खींचा जाता है वो पूछा। क्या हार्ड पेंसिल से, सॉफ्ट पेंसिल से, मीडियम पेंसिल से, या ऑल ऑफ दिस, किससे जनरली हम लोग खींचेंगे। तो उसके लिए जनरली मीडियम पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मीडियम पेंसिल का इस्तेमाल करके हम लोग खींच सकते हैं। 6 के बाद देखिएगा 7, द एंगल विच वी कैन नॉट मेक यूजिंग बोथ द सेट स्क्वायर, यानी दोनों सेट स्क्वायर की मदद से जो एंगल हम लोग नहीं बना सकते। 15, 105, 165, 125। 125 डिग्री पॉसिबल नहीं है, 90 के बाद नहीं। 180 में से 15 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं 125 डिग्री। द एरियाज ऑफ द टू सब्सिक्वेंट साइज ऑफ ड्राइंग सीट आर इन द रेशियो, यानी दो सब्सिक्वेंट साइज का जो ड्राइंग सीट है उसका रेशियो पूछा जा रहा है। तो रेशियो का एरिया है ना, तो एरिया अंडर रूट में रहता है, तो इसका तो होगा नहीं, अंडर रूट 4, 4 का 2 डालेंगे। फिर यहाँ पे 1:2 है, फिर यहाँ पे 1:10 है, 1:2 हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 8 के बाद 9, एज पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द लार्जेस्ट साइड ऑफ सीट इज डिनोटेड बाय लार्जेस्ट साइड ऑफ सीट, सीट यानी ड्राइंग सीट। तो इसको A1 A2 से डिनोट करते हैं, तो सबसे ज्यादा वाला A0 A1 A2। सबसे बड़ा साइज कौन सा हो जाएगा A0, उससे छोटा A1, उससे छोटा A2 A3 A3, आगे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे छोट होते जाता है। B0 क्या है, ड्राइंग बोर्ड, सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। एज पर ब्यूरो ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डेनोट्स द बिगेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, बिगेस्ट साइड ऑफ ड्राइंग बोर्ड की बात कर रहा है, तो B0 सबसे बड़ा हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। अगला देखिएगा एक्सप्लेन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला। देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3D जो ऑब्जेक्ट होती है ना, उस 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और उससे हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में उस 3D ऑब्जेक्ट का अलग अलग व्यू हम लोग निकालते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम ऐसा सामने से, मेरे को सामने से देखिएगा तो फ्रंट व्यू दिखेगा, पीछे से देखिएगा तो क्या बैक व्यू दिखेगा, किनारे से देखिएगा तो साइड व्यू दिखेगा, ऊपर से देखिएगा तो टॉप व्यू दिखेगा। तो वही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी 3D ऑब्जेक्ट रहती है ना, उसका अलग अलग साइड से कैसन दिख रहा है वो चीज देखना होता है। जैसन दिख रहा है वैसन छाप दीजिए, वही काम करते हैं हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो देखिए, when the projectors are parallel to each other and also perpendicular to the plane, यानी अगर प्रोजेक्टर एक दूसरे के सब पैरालेल है और जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो उस प्रकार के प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये देखिए क्या है, ये जो लाइन है देखिएगा, जितने भी प्रोजेक्टेड लाइन है सब लाइन एक दूसरे के पैरालेल है, ये पीछे ऑब्जेक्ट है। और ये देखिए ये जो पैरालेल लाइन है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के यहाँ पे देखिएगा परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। यही इसमें ध्यान रखना। इधर से भी देखिएगा सभी लाइन एक दूसरे के पैरालेल है, सभी लाइन एक दूसरे के पैरालेल है ऐसे, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है। तो यही है हम लोगों का। ये देखिए ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, इस 3D ऑब्जेक्ट का यहाँ से देखिएगा तो ये टॉप दिख रहा है, तो टॉप व्यू देखिए ये इस तरह का बस छाया जैसे बना, छाया बस परछाई, मतलब छाया मतलब परछाई बना देनी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। जैसे आप ही का सुबेरे सुबेरे उठ के देखिएगा, या अभी आप रोड पे चल रहे होंगे तो आप देखिएगा, या अभी आप जहाँ खड़े हैं या जहाँ बैठे हुए, आप जिस रूप में आप देख रहे हैं ना लेक्चर को, देखिए लाइट जल रहा होगा, आपका परछाई पीछे बन रही होगी, तो वो क्या है, वो एक प्रकार का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये टॉप है, अगर एने से देखिएगा तो ये फ्रंट दिख जाएगा, एने से देखिएगा तो ये वाला साइड दिख जाएगा। ऑर्थोग्राफिक में यही करते हैं। आगे देखिएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस आर अनदर वे टू रिप्रेजेंट 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D स्पेस।
यानी 3D से 2D में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी 3D डायमेंशन, तीनों डायमेंशन अगर दिख रहा है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो उसको हम लोग 2D में कन्वर्ट करते हैं लंबाई और चौड़ाई में केवल। बाय यूजिंग मल्टीपल ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स वी इलिमिनेट एनी मिस इंटरप्रेटेड दैट आइसोमेट्रिक व्यू अलाउ। यानी बाय यूजिंग मल्टीपल ऑर्थोग्राफिक्स ड्राइंग वी इलिमिनेट एनी मिसइंटरप्रिटेशंस दैट आइसोमेट्रिक व्यू अलाउ। बोलता है कि अगर बहुत सारा मल्टीपल ऑर्थोग्राफिक्स ड्राइंग के मदद से, यानी मल्टीपल ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग अगर मेरे पास रहेगा, वही 2D ड्राइंग रहेगा, तो उसके मदद से हम लोग उसको आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। और बिल्कुल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू में तो वही करते हैं ना, जो 2D ऑब्जेक्ट रहता है उस 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं, वही बोलता है। हिडन लाइन्स ऑफ फीचर्स दैट आर नॉट विजिबल फ्रॉम दैट व्यू। अब इसमें देखिएगा, इसमें बहुत सारा ऐसा होता है ना, इसमें जैसे ये देखिए यहाँ पे ना, ये सब डॉटेड लाइन है। ये सब डॉटेड लाइन क्या बताता है? ये बताता है कि वो हिडन लाइन है, मतलब छुप गया है। तो वही, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अगर कहीं पे भी हिडन लाइन दिखाया गया हो तो वो समझिए कि हमको डायरेक्ट विजिबल नहीं है, इसीलिए उसमें हिडन लाइन हम लोग देते हैं। फिर मल्टीपल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन वेयर टू इंक्लूड हिडन लाइन्स इन ऑर्थोग्राफिक। मल्टीपल व्यूज ऑफ एन ऑर्थोग्राफिक multiple views of an object determine where to include hidden line in orthographic drawing। यानी मल्टीपल व्यू, अगर मान लेते हिडन लाइन को आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो मल्टीपल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट को देखना होगा, उसको पकड़ना होगा। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का कुछ कुछ कंडीशन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन बनता है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही क्यों बनाते हैं? तो इसका हम लोग पहले ही डिस्कशन किए थे थ्योरी एक लेक्चर में, उस लेक्चर को देखिएगा, पता चल जाएगा आगे। विच इज अटैच टू कंपास फॉर ए ड्राइंग लार्ज साइज सर्कल। यानी लार्ज साइज सर्कल का मेरे को ड्राइंग बनाना है या सर्कल तैयार करना है लार्ज साइज डायमीटर का, तो कंपास के साथ हम लोग क्या अटैच करते हैं? स्ट्रेट बार, बो कंपास, लेंथेनिंग बार, या फिर नन ऑफ दीज। तो उसके लिए जनरली हम लोग क्या उसमें कंपास में ऐड करते हैं, तो लेंथेनिंग बार जोड़ देते हैं। कंपास में लेंथेनिंग बार जोड़ के उसको थोड़ा बड़ा करके और बड़ा सा सर्कल आप खींच सकते हैं। द साइज फ्रॉम A0 टू A5 इंक्रीजेज, नो, फॉल्स स्टेटमेंट। A0 से A5 में जाइएगा, A0 से A5 ये पेपर का साइज है, तो जनरली वो कम होता है। द इंक्रीजेज इन हार्डनेस इज शोन बाय द वैल्यू ऑफ द फिगर पुट इन द फ्रंट ऑफ द H, 2H, 3H, 4H। देखिए H, 2H, 3H, 4H जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे पेंसिल का हार्डनेस बढ़ रहा है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। व्हाट डज द डॉटेड लाइन इन द सेंटर ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट्स। मान लेते सेंटर ऑफ फिगर में जो सेंटर पे ऐसे कहीं पे डॉटेड लाइन दिया हुआ है, ये जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है वो पूछा जा रहा है। तो अगर कोई भी फिगर में लाइन इन द सेंटर ऑफ द फिगर, सेंटर के बीचे बीचे अगर ऐसे करके लिखा हुआ है, दिया हुआ, तो वो क्या एक्सिस दिखाता है ना, कोई भी चीज का एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दिखाता है, सेंटर से होते हुए लेकिन पास होना चाहिए। परपेंडिकुलर्स कैन नॉट बी ड्रॉन यूजिंग, यानी परपेंडिकुलर किसके मदद से हम लोग खींच नहीं सकते? टी स्क्वायर की मदद से, सेट स्क्वायर की मदद से, ये दोनों की मदद से तो खींच सकते हैं। प्रो सर्कल के मदद से नहीं आप खींच पाइएगा, प्रोटेक्टर के भी मदद से आप परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिएगा, लेकिन प्रो सर्कल की मदद से पॉसिबल नहीं है। द लेंथ थ्रू परपेंडिकुलर गिव्स द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। द लेंथ थ्रू परपेंडिकुलर gives the shortest length from a point to the line। ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा है। The length through perpendicular, the length through perpendicular gives the shortest length from a point to the line। ये देखिए, तो ये वाला तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ही जाता है। अगर कोई लाइन एक लाइन को परपेंडिकुलर रूप में बांटेगा ना, तो ये दोनों शॉर्टेस्ट लेंथ में हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। व्हाइल ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर लाइन, जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं थ्रू ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट से या एक पॉइंट पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो व्हाइल ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर लाइन थ्रू ए पॉइंट विच इज नियरर टू द मिडिल ऑफ
गिवन लाइन इज कट एट 2 पॉइंट्स, यहाँ पे कट करते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो लाइन आर्क इज, देखिए आर्क इज कट एट 2 पॉइंट्स, यानी इस दोनों पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे आर्क कट करते हैं और जहाँ पे मिलता है वहीं से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, तो उसको हम लोग आर्क के नाम से जानते हैं, डी हो जाएगा। द चेन थीन लाइन इज यूज्ड फॉर, चेन रहेगा और थीन रहेगा, पतला रहेगा। लाइन इज यूज्ड फॉर, तो क्या हिडन आउटलाइन के लिए, कटिंग लाइन या हिडन एजेज या फिर डायमेंशन लाइन, किस लिए हम लोग उसको जनरली इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कटिंग प्लेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। चेन रहेगा और थीन लाइन रहेगा। ड्राइंग पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इट्स रिलेटिवली, तो यानी अगर ड्राइंग पेंसिल को अगर ग्रेडेड के रूप में बांटना है तो ड्राइंग पेंसिल को आप कैसे बांटिएगा अलग अलग रूप में, तो ड्राइंग पेंसिल को हार्डनेस के रूप में बांटना है, डायमीटर नहीं, शार्पनेस नहीं, लेंथ नहीं, हार्डनेस के रूप में आपको बांटना होगा, ठीक है। ड्राइंग पेंसिल का ग्रेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रिलेटिव हार्डनेस, यानी ड्राइंग पेंसिल का जो ग्रेड होता है ना वो हार्डनेस के बढ़ते हुए अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। द ग्रेड बिकम्स, the grade becomes a space according to the figure placed in front of the letter B, 2B, 3B, 4B, ये दिखा रहा B, 2B, 3B, तो ये तो सॉफ्टर, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे सॉफ्ट होते जाएगा, तो ये पेंसिल का सॉफ्टर कंडीशन दिखा रहा है B वाला, B, 2B, 3B, 4B, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सॉफ्टनेस उस पेंसिल में बढ़ते जाएगा, तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का D हो जाएगा। Which of the following tools is used to draw only horizontal line, मतलब इसमें से कौन सा टूल्स हम लोग केवल हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिवाइडर, प्रोटेक्टर, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की मदद से हॉरिजॉन्टल हम लोग खींच सकते हैं, फ्रेंच कर्व तो पॉसिबल नहीं, प्रोटेक्टर पॉसिबल नहीं, डिवाइडर नहीं, तो टी स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू द ड्रॉ ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी टी स्क्वायर सही है। वर्टिकल लाइन के लिए फिर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मिनी ड्राफ्टर का। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट व्हाट इज द साइज ऑफ द डिजाइनेशन A2 इन मिलीमीटर, सेकेंड डिजाइन, सेकेंड मतलब दूसरा पेपर का, ये तीसरा का A0, A1, A2 का 420 गुने 594, ठीक है, 420 गुने 594। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ द लीड इज द हार्डेस्ट, इसमें से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट, हार्डेस्ट के लिए H होता है, B नहीं होगा, ये तो सॉफ्टर रहता है, 5H, 6H, हार्डेस्ट में 6H आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 द प्रीफर्ड साइज ऑफ द ड्राइंग शीट इज रिकमेंडेड बाय, मतलब प्रीफर्ड साइज ऑफ द ड्राइंग शीट इज रिकमेंडेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के द्वारा ही ड्राइंग शीट रिकमेंड किया गया है, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ही ड्राइंग शीट का साइज रिकमेंड किया गया, वही जनरली हर एक स्टूडेंट लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बस आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन यहीं तक रहेगा। देखिए आज का सेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस वही था जो पहले हम आप लोगों को कवर करवा चुके हैं, ठीक है, तो एक तरह से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन अब नेक्स्ट डे से हम को देखेंगे कि अगर मान लेते हैं जैसे चैप्टर वाइज तो अभी कवर करवा रहे हैं, अब आप लोग मेरे को फीडबैक दीजिएगा, अगर मतलब इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए यही होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस पहले वाला रिपीट होना शुरू हो जाएगा जब हम चैप्टर वाइज कवर करवाएंगे, तो क्योंकि आपको हम पहले प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं और प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चंस है और बहुत सारा कवर करवाए, 20 को सेशन लिए थे, और जो भी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो चैप्टर वाइज भी वही सब चीज MCQ में बनेगा, क्योंकि यही वाला चीज पूछा गया है आपसे, तो आप लोग जैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसके अनुसार फिर हम लोग आगे का सीरीज करेंगे। हाँ, अब आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस करवाते हुए चलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का, ठीक है, उसके बाद फिर BBI भी कवर करवाते हुए चलेंगे। तो आप लोग मेरे को जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये MCQ का सीरीज चलते चलने देना है, मतलब जिस तरह से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आज रिपीटेड हो गई है, अगर आप कंटिन्यू करने के लिए बोलिएगा तो फिर आपको रिवीजन के रूप में सब कुछ हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन में तो 20 में 20 क्वेश्चन, आप 25 में 25 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पहले वाला रिपीटेड था। कितना आज का सेशन में सही हुआ आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।